हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें अपन ने शुरू किया था सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल, जिसमें अपन ने अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ लिया था। और अब चल रहा था दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल, जिसमें अर्धशुष्क में भी चौथा प्रकार आज अपन पढ़ेंगे, लूनी बेसिन क्षेत्र। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। लूनी बेसिन क्षेत्र यानी कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, जिस उसका चौथा प्रकार कौन सा है? लूनी बेसिन क्षेत्र। यह प्रदेश गोडवाड़ या गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार है पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर व दक्षिणी नागौर। यानी कि जो लूनी बेसिन क्षेत्र है उसका विस्तार क्षेत्र कौन सा है? पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर व दक्षिणी नागौर। अपन अब इसको नीचे दोस्तों मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, ताकि दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते आगे। अब अपन इसको मानचित्र के माध्यम से आराम से धीरे धीरे समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहला है दोस्तों गगर, गगर बेसिन प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों जो ये वाला गगर, ये गगर बेसिन क्षेत्र है। इसका जो विस्तार है तो दोस्तों ये है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। दोस्तों कौन सा है? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। गगर बेसिन में चिकनी उपजाऊ मिट्टी व लोमी मिट्टी पाई जाती। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चिकनी व उपजाऊ या लोमी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, गगर बेसिन प्रदेश को स्थानीय भाषा में काठी या बग्गी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगर बेसिन क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा में काठी व बग्गी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन एक बार फिर से इसका रिवाइज करते हैं। गगर बेसिन क्षेत्र श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित है। गगर व बेसिन क्षेत्र में चिकनी व उपजाऊ मिट्टी या लोमी मिट्टी पाई जाती है, और गगर बेसिन को स्थानीय भाषा में काठी या बग्गी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रदेश देखते हैं, शेखावटी बेसिन क्षेत्र। कौन सा? शेखावटी बेसिन क्षेत्र। तो दोस्तों जो शेखावटी जो बेसिन क्षेत्र है, इसमें कच्चे कुओं को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा है जोहड़ क्या है। तो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को क्या बोलते हैं? अपन जोहड़ बोलते हैं। और मानसून के दौरान बनने वाले छोटे तालाबों को अपन सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। और जो भीड़ है वो है चारागाह भूमि, जो झुंझुनू में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झुंझुनू में। और शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। कौन कौन से? चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये किस में आते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। तो जो बीड़ भूमि है या चारागाह भूमि है, वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है झुंझुनू में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? झुंझुनू में पाई जाती है। जो शेखावटी क्षेत्र, इसमें 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, झुंझुनू। ठीक है, और जो शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं हैं उनको अपन जोहड़ के नाम से जानते हैं। इनके नाम से? जोहड़ के नाम से। यानी शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? जोहड़ के नाम से जानते हैं। मानसून के दौरान बनने वाले छोटे तालाबों को अपन सर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और शेखावटी क्षेत्र में बीड़ पाए जाते हैं, यानी चारागाह भूमि पाई जाती है, जो झुंझुनू में है दोस्तों। कहाँ पे है? झुंझुनू में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बीड़ क्या है? चारागाह भूमि, जो कहाँ पाई जाती है? झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार, नागौर उच्च बेसिन। कौन सा? नागौर उच्च बेसिन। ठीक है, तो दोस्तों ये है नागौर उच्च बेसिन, ये वाला।
ये वाला है नागौर उच्च बेसिन, इसे अपन नागौर उच्च बेसिन के नाम से जानते हैं, जो तीसरा प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं नागौर उच्च बेसिन खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नागौर उच्च बेसिन खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, जो नागौर उच्च बेसिन वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर उच्च बेसिन में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। नागौर उच्च बेसिन में कुबड़ पट्टी व बांका पट्टी भी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ के लोग के क्या कैसे हो गए? कुबड़ हो जाते हैं, इसलिए वहाँ की जो ये पट्टी है कुबड़ पट्टी, जिसे अपन बांका पट्टी के नाम से भी जानते थे, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नागौर मुख्यतः और वह अजमेर में, इन दोनों जिलों में ये कुबड़ व बांका पट्टी पाई जाती है। अधिकतर जो मुख्य जो जिला आता है इसमें नागौर आता है। ठीक है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर व अजमेर। तो मेन कौन सा है? नागौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर में। ठीक है, नागौर उच्च बेसिन में सर्वाधिक फ्लोराइड पाई जाता है। कौन सा क्या पाया जाता है? सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है, इसलिए यहाँ की जो ये पट्टी है जल पट्टी, इसे अपन कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लोराइड से क्या हो जाते हैं आदमी? कुबड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक फ्लोराइड वाला क्षेत्र कौन सा है? नागौर उच्च बेसिन। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ स्थित है? तो नागौर उच्च बेसिन में। ठीक है दोस्तों, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो नागौर उच्च बेसिन में या नागौर जिले में। ठीक है, अब अपन देखते हैं चौथा प्रकार लूनी बेसिन। कौन सा है दोस्तों? लूनी बेसिन। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लूनी बेसिन में 4 जिले आते हैं, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर। ये 4 जिले किस में आते हैं दोस्तों? लूनी बेसिन में आते हैं। किस में आते हैं? लूनी बेसिन में। कौन कौन से? सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर। ये 4 जिले किस में आते हैं दोस्तों? लूनी बेसिन में। इसे लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नहर व रन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नहर व रन पाए जाते हैं। और नहर व रन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पूछे तो जालौर में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जालौर में। ठीक है, और सर्वाधिक लवणीय पादप कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बाड़मेर में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक है, नहर या रन पूछे तो जालौर में पाए जाते हैं, वह लवणीय पादप कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। ठीक है, और लूनी प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवाड़ बेसिन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अब चलते अपन आगे। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों मरुस्थल संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कौन से? मरुस्थल संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों मरुस्थल से संबंधित यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखें। पहला जो प्रकार है वो दोस्तों वो है खडिन, ढाड या पलाया जिले। कौन सी? खडिन, ढाड या पलाया जिले। हमेशा एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को खडिन कृषि कहते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि खडिन कृषि किन ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है? तो वो है पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण दोस्तों? पालीवाल ब्राह्मण। और जिसमें रबी की फसल आती है। कौन सी फसल आती है दोस्तों? रबी की फसल, जिसमें आती है गेहूं, चना व सरसों। खडिन मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, खडिन कृषि कहाँ की जाती है? तो जैसलमेर के उत्तरी भाग में। ठीक है दोस्तों, खडिन कृषि कहाँ की जाती है? तो जैसलमेर के उत्तरी भाग में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस देखते हैं, खडिन, ढाड या पलाय जिले। ठीक है, पहला अपन पढ़ रहे हैं मरुस्थल संबंधी तथ्य, खडिन, ढाड या पलाय जिले। ठीक है, तो
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को खडीन कृषि कहते हैं, जिसमें रबी की फसलें आई जाती है, जिसमें पहली है गेहूँ, चना, सरसों। खडीन कृषि मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर के उत्तरी भाग में, ठीक है। मरुस्थल में ये तो हो गई कृषि, यानी कि खडन कृषि है ना। अब अपन देखते हैं मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलें खडीन या पलाई झीलें कहलाती है, ठीक है दोस्तों। मरुस्थल की जो अस्थायी पानी की जो झीलें होती है वह उसे अपन खडीन या पलाई झीलें कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये छोटे छोटे ये पानी भरा हुआ है, इसे अपन खडीन या पलाई झीलें बोलते हैं, ठीक है। मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलें या पलाई झीलें कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वापस देखते हैं खडीन या पलाई झीलें, ठीक है। तो मरुस्थल में अस्थायी झीलें खडीन या पलाई झीलें कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार है दोस्तों रन या टाट। कौन सा? रन या टाट, ठीक है दोस्तों। मरुस्थल में दलदली, लवणीय व अनुपजाऊ भूमि रन या टाट कहलाती है, जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो ये क्या है? मरुस्थल। क्या दोस्तों? मरुस्थल है ये। और यहाँ पर जो ये निम्न भूमि है, दलदली भूमि, ये वाली, ये क्या है? लवणीय है और अनुपजाऊ भूमि है। इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रन या टाट। यानी कि दलदली व लवणीय व अनुपजाऊ भूमि को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रन या टाट। सर्वाधिक रन या टाट कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखें, सर्वाधिक रन या टाट कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में पाए जाते हैं। वापस देखते हैं दोस्तों एक बार। मरुस्थल में दलदली व लवणीय अनुपजाऊ भूमि रन या टाट कहलाती है। सर्वाधिक रन या टाट जैसलमेर में पाए जाते हैं। देखो ये मरुस्थल है और यहाँ पर जो दलदली भूमि, जो अनुपजाऊ भूमि है, उसे अपन रन या टाट के नाम से जानते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है दोस्तों। आकलवुड फॉसिल्स पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। यह है काष्ठ का उद्यान, यानी लकड़ी का उद्यान है ये। कौन सा? आकलवुड फॉसिल्स पार्क क्या है? लकड़ी का उद्यान, यानी काष्ठ जीवाश्म पार्क है ये, ठीक है दोस्तों। जो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। कौन सा पार्क? आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। इसे काष्ठ उद्यान या जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और जिला पूछे तो यह जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किसे? आकलवुड फॉसिल्स पार्क को राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और ये जुरासी काल का है। किस काल का दोस्तों? जुरासी काल का पार्क है, ठीक है। ये विश्व के प्राचीनतम जीवाश्म अवशेष है। कौन सा? आकलवुड फॉसिल्स पार्क विश्व का प्राचीनतम जीवाश्म पार्क है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। विश्व के प्राचीनतम जीवाश्म अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो वो है आकलवुड फॉसिल्स पार्क में। और यह है विश्व का प्राचीनतम जीवाश्म अवशेष है, ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं आपके लिए आकलवुड फॉसिल्स पार्क। इसे दोस्तों काष्ठ उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह जीवाश्म पार्क है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में धरती के उथल पुथल होने से जीवों के दबने
के कारण इसे अपन जीवाश्म पार्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म पार्क जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में स्थित है और इसी को अपन राष्ट्रीय मरु उद्यान बोलते हैं। किसको? आकलवुड फॉसिल्स पार्क को। समय अवधि यह जुरासिक काल का पार्क है। ठीक है दोस्तों, ये विश्व के प्राचीनतम जीवाश्म के अवशेष है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। अब अपन देखते हैं जल पट्टी। कौन सी पट्टी दोस्तों? जल पट्टी। ठीक है, वाटर बेल्ट। जल पट्टी को अपन लाठी सीरीज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? लाठी सीरीज के नाम से भी जानते। किसको? जल पट्टी को लाठी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। और लाठी सीरीज कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। लाठी सीरीज क्या है? एक ऐसे पूछते हैं लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज एक जल पट्टी है दोस्तों। लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर में। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। जो लाठी सीरीज है दोस्तों, ये इसका जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर पोखरण जैसलमेर के मध्य स्थित है। और जल पट्टी की जो लंबाई है वो दोस्तों है 60 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 60 किलोमीटर। मोहनगढ़ भी कहाँ? जैसलमेर में। और पोखरण भी कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। और जल पट्टी की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। ठीक है, और इनका विस्तार कहाँ है? मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के बीच। ठीक है, और इस जल पट्टी के ऊपर ही दोस्तों सेवण या लिलोन घास पाई जाती है। यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है? सेवण घास या लिलोन घास जैसलमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? तो यह है जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके पास ही एक और यानी कि थार का गड़ा पाया जाता है, जिसे अपन चंदन नलकूप के नाम से जानते हैं। किस नलकूप के नाम से जानते हैं दोस्तों? चंदन नलकूप के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि थार का गड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं। जल पट्टी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? मोहनगढ़ जैसलमेर से लगाकर पोखरण जैसलमेर के मध्य। जल पट्टी की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो लाठी सीरीज। लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। ठीक है, और सेवण घास या लिलोन घास कहाँ पाई जाती है? तो यह जैसलमेर में पाई जाती है। गोडाउन पक्षी की का भोजन है ये सेवण घास दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। किसका? गोडाउन पक्षी का भोजन क्या है? सेवण घास। और थार का गड़ा क्या है दोस्तों? चंदन नलकूप। क्या है दोस्तों? चंदन नलकूप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये चंदन नलकूप है, जो थार का गड़ा है, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का थार का गड़ा किसे कहते हैं? तो वो है चंदन नलकूप। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेष यानी जलीय भूगर्भिक अवशेष को लाठी सीरीज या जल पट्टी के नाम से जाना जाता है। जो ये लाठी सीरीज है, ये किसका अवशेष है दोस्तों? ये दोस्तों है सरस्वती नदी का। किसका? सरस्वती नदी का। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक स्थित है। क्या दोस्तों? जो जल पट्टी है वो जैसलमेर के मोहनगढ़ से लगाकर कहाँ स्थित है दोस्तों? पोखरण तक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं बाप, बोल्डर या कले। ठीक है, बाप, बोल्डर या कले। ठीक है, तो दोस्तों जो ये बाप या बोल्डर या कले हैं, ये जोधपुर के
बाप स्थान पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जोधपुर के बाप स्थान पर पाए जाते हैं। क्या? बोल्डर या कले। बाप, बोल्डर या कले जोधपुर के बाप स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, बाप कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। अब अपन देखते हैं कि बोल्डर या कले है क्या। ठीक है, वापस फिर इनको अपन मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो बोल्डर जो दोस्तों है वो है हिमानी या जमा अवशेष। क्या है दोस्तों? हिमानी या ग्लेशियर द्वारा जमा अवशेष ही क्या कहलाते हैं? बोल्डर या कले कहलाते हैं। ठीक है, इनका स्थान जो है राजस्थान में वो बाप जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बोल्डर या कले कहाँ पाए जाते हैं, तो वो बाप जोधपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है, बाप स्थान पर। और इनका समय पूछे तो ये परमो कार्बोनिफेरस समय का है। ठीक है, किसका समय का अवशेष है? तो परमो कार्बोनिफेरस समय का ये अवशेष है। ठीक है दोस्तों, और यह 25 से 28 करोड़ वर्ष पुराना है। जो ये अवशेष है कितना वर्ष पुराना है? 25 से 28 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन वापस देखते हैं दोस्तों, इसे मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। बाप, बोल्डर या कले। ठीक है, देखो दक्षिणी जो अफ्रीका है वहाँ पर नेटाल नामक स्थान है। यहाँ पर जो जमा अवशेष है, जो ग्लेशियरी या बर्फ द्वारा जो जमा अवशेष है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? बोल्डर या कले बोलते हैं। तो ये अवशेष यहाँ के हैं। कहाँ के? ग्लेशियर अफ्रीका नेटाल के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं और इन्हीं का अवशेष है बाप या बोल्डर या जोधपुर। ठीक है दोस्तों, जो ये स्थान है बाप या जोधपुर, यहाँ पर बर्फ या ग्लेशियर द्वारा अवसादित जमा किए हुए अवशेष है, जिसे अपन बोल्डर या कले के नाम से जानते हैं। राजस्थान में बाप या बोल्डर कहाँ पाए जाते हैं? बाप जोधपुर में। ठीक है, ये किस काल के हैं दोस्तों? तो परमो कार्बोनिफेरस काल के। और कितने वर्ष पुराने हैं? तो 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व पुराने हैं। ठीक है दोस्तों, जोधपुर में अगर आपको बोल्डर या कले पूछे तो आप क्या बताओगे? बाप जोधपुर। क्या बताओगे दोस्तों? बाप जोधपुर। ठीक है, आप और समय पूछे तो परमो कार्बोनिफेरस काल। ठीक है, कितना वर्ष पुराना है? तो 25 से 28 करोड़ वर्ष पुराना है। और बाप बोल्डर कले क्या है? तो ग्लेशियर या बर्फ द्वारा जमा अवशेष। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा आपको। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों मरु उद्यान, ओसिस या नकली स्थान। छठा जो प्रकार है वो क्या है? मरु उद्यान, ओसिस या नकली स्थान। मरुस्थलीय बेसिन क्षेत्र में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं और उनके चारों ओर जब हरियाली बेसिन विकसित हो जाते हैं तो उन्हें नकली स्थान या ओसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जब मरुस्थलीय बेसिन क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं और उनके चारों ओर, जैसे ये जल बेसिन है, अब इसके चारों ओर जो ये हरियाली विकसित हो जाती है, अगर इसके चारों ओर ये हरियाली विकसित हो जाती है तो फिर दोस्तों इसे क्या बोलते हैं अपन? मरु उद्यान या ओसिस नकली स्थान। अब इसे अपन मानचित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। परिभाषा क्या है इसकी? कि मरुस्थलीय बेसिन क्षेत्र जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं और उसके चारों ओर अगर हरियाली विकसित हो जाती है तो उसे अपन नकली स्थान कहते हैं। ठीक है, अब अपन इनको मानचित्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये है जल बेसिन। क्या है? जल बेसिन। ठीक है दोस्तों, जल बेसिन। ठीक है, और ये है मरुस्थल। ये तो क्या हो गया? मरुस्थल। और ये हो गया जल बेसिन। अब इस जल बेसिन के चारों ओर जो ये हरियाली विकसित हो गई, ये वाली, तो इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? नकली स्थान बालू का स्तूप। ठीक है, या नकली स्थान या ओसिस। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखते हैं दोस्तों। मरुस्थलीय जल बेसिन
जहाँ पाए जाते हैं, जैसे ये मरुस्थलीय जल बेसिन हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसके चारों ओर अगर ये हरियाली प्रदेश विकसित हो जाता है तो इसे अपन नकलिस्तान या ओसिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों दौरे, क्या दौरे, ठीक है। मरुस्थल में लहरदार बालू का स्तूपों को अपन दौरों के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ये देखो ये कैसी है, लहरदार, लहरदार बालू का स्तूप है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दौरों के नाम से जानते हैं। जो दौरे हैं उनकी आकृति कैसी होती है? लहरदार बालू का स्तूप की, ठीक है। लहरदार बालू का स्तूपों को क्या बोलते हैं दोस्तों? दौरों के नाम से जानते हैं। और स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, उनको अपन किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं दरियन के नाम से, ठीक है दोस्तों। ये अंतर है दौरे व दरियन में। अंतर क्या है कि दौरे तो क्या होते हैं दोस्तों? मरुस्थल में पाए जाने वाले लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार बालू के स्तूपों को क्या बोलते हैं? दौरे। और मरुस्थल में पाए जाने वाले स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूपों को अपन बोलते हैं दोस्तों दरियन। क्या बोलते हैं? दरियन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। सर्वाधिक दरियन व दौरे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट के याद कर लेना कि सर्वाधिक दरियन व दौरे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। सर्वाधिक दरियन व दौरे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। मरुस्थल में एक पीवड़ा नाम का क्या पाया जाता है? सांप। जो ये पीवड़ा है ये क्या है दोस्तों? सांप की प्रजाति है, बहुत ही जहरीला जीव है दोस्तों। यानी कि पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाने वाला सर्वाधिक जहरीला जीव कौन सा है? तो पीवड़ा सांप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा हुआ है। तो पीवड़ा क्या है? सांप है। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। पीवड़ा सांप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में। और पीवड़ा जो सांप है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों? पीला होता है, ठीक है। कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग पीला होता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च, ठीक है दोस्तों। क्या है? मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च, ठीक है दोस्तों। मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च क्या है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना। क्या है? मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का आगे की ओर विस्तार होना, यानी कि यहाँ मरुस्थल है तो थोड़े दिनों बाद में और आगे बढ़ गया, तो ये क्या है? मरुस्थल मार्च या मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण की जो दिशा या मरुस्थलीकरण का जो विस्तार है वो है दक्षिण पश्चिम से। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम से। किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जो देखते हैं दोस्तों ये दक्षिण हो गया, ये क्या है? दक्षिण, ठीक है। ये क्या दोस्तों? पश्चिम है, तो ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्व, तो ये क्या हो गया? उत्तर, और ये हो गया पूर्व। तो अब इसका जो विस्तार है कैसा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये देखो ये क्या, ये जा रहा है इधर, ठीक है। तो मरुस्थल का जो विस्तार है वो किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। और जो सर्वाधिक जो मरुस्थल का विस्तार है उसमें योगदान है बरखान का। किसका? बरखान का, ठीक है। सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो पूछे तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। ये देखो यहाँ से जा रहा है मरुस्थल विस्तार होते हुए थे, और सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। और सर्वाधिक योगदान विस्तार में किसका है? तो बरखान का है। किनका? बरखान का, जो अर्धचंद्राकार पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बरखान कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में, तो यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक विस्तार पूछे तो हरियाणा, योगदान पूछे तो बरखान, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व इसका विस्तार है, इसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा जो मोस्ट है ये है। और क्योंकि बरखान का जो सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील व स्थानांतरित होते हैं, इसलिए ये सर्वाधिक विस्तारित है। और इनका योगदान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये गतिशील व स्थानांतरित होते रहते हैं, इसलिए इनका योगदान ज़्यादा है मरुस्थलीकरण में, ठीक है।
अब अपन देखते हैं दोस्तों टर्सरी या टर्सरियरी काल के अवशेष। ठीक है, टर्सरी या टर्सरियरी काल के अवशेष जो है यह, इसमें जो कोयला है यह वनस्पति के दबने से बना है, और जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस है यह जीव के दबने से बना है। ठीक है दोस्तों, जो कोयला किससे बना है? वनस्पति के दबने से, यानी पृथ्वी का जो उथल पुथल हुआ तब वनस्पति जब नीचे दबी तो उससे क्या बना? कोयला। और ये कोयला किस काल का है? टर्सरी काल या टर्सरियरी काल का। ठीक है, और पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस किससे बना? जीव के दबने से। तो ये भी किस काल का? टर्सरी काल का। यह पदार्थ अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह किस में पाए जाते हैं दोस्तों? ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और आपके भाई को भी सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।